दिल्ली की सर्द शामों में वसंत कुंज के एक आरामदायक फ्लैट की बालकनी से जोया अपनी चाय की चुस्की ले रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी जो उसकी हाल ही में हुई शादी की खुशी को दर्शाती थी। पिछले 6 महीनों में उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। फरहान, उसका पति, न सिर्फ उसका जीवन साथी था बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। उनकी शादी को अभी मुश्किल से 6 महीने ही हुए थे, लेकिन उनका प्यार किसी पुरानी वाइन की तरह गहरा होता जा रहा था। एक अरेंज मैरिज होने के बावजूद फरहान ने जोया को जिस तरह से समझा और प्यार दिया, उसने जोया के हर सपने को पूरा कर दिया था। फरहान एक प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर था और अपने काम के प्रति बेहद समर्पित। लेकिन जोया को कभी शिकायत का मौका नहीं मिला, क्योंकि काम से फुर्सत मिलते ही फरहान की पूरी दुनिया जोया के इर्द गिर्द घूमने लगती थी। आज भी जब जोया चाय पी रही थी, फरहान अंदर लिविंग रूम में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, लेकिन हर 10 मिनट में वह उठकर जोया के पास आता, उसके माथे पर एक हल्की सी चुंबन देता और पूछता, कोई दिक्कत तो नहीं? चाय कैसी है मेरी जान? जोया हंसते हुए कहती, फरहान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपना काम करो, वरना आपका बॉस कल फिर डांटेगा। फरहान वापस जाता, लेकिन उसकी आंखें बार बार जोया की ओर मुड़ जाती। उनके बीच का यह अथाह प्यार उनकी नई नई गृहस्थी की नींव था। रात के खाने के बाद फरहान और जोया लंबी सैर के लिए निकलते। इंडिया गेट से लेकर कनॉट प्लेस तक दिल्ली की हर सड़क उनकी प्रेम कहानी की गवाह थी। जोया, एक रात इंडिया गेट के सामने बैठे फरहान ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मुझे लगता है जैसे मैं कोई सपना जी रहा हूँ। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी हंसी, ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में एक अनमोल तोहफा आया है। जोया ने प्यार से फरहान के कंधे पर सिर रख दिया, और आप मेरे लिए वो सपना है, फरहान, जिसके सच होने की मैंने हमेशा दुआ की थी। उनकी शादीशुदा जिंदगी में रोमांस की कमी नहीं थी। फरहान अक्सर जोया के लिए छोटे छोटे सरप्राइज प्लान करता, कभी आधी रात को आइसक्रीम लाना, तो कभी छुट्टी लेकर अचानक उसे ऋषिकेश या जयपुर घुमाने ले जाना। जोया के ससुराल वाले सासू माँ शमीमा बेगम, ससुर जी अजीज खान और फरहान की छोटी बहन सना भी फरहान को लेकर बेहद खुश थे। उन्हें लगता था कि जोया ने फरहान की जिंदगी को और भी रंगीन बना दिया है। बेटा, फरहान को हमेशा ऐसे ही खुश रखना, एक दिन जोया की सासू माँ ने उसे रसोई में काम करते हुए प्यार से कहा था। जी अम्मी, जोया ने विनम्रता से जवाब दिया था। पहले 6 महीने एक खूबसूरत परिकथा की तरह बीत गए थे, लेकिन 7वां महीना शुरू होते ही जिंदगी की धुन में एक हल्का सा बेसुरापन आने लगा। ये सब धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले फरहान के दफ्तर से देर से आना शुरू हुआ। आज काम बहुत था जोया, नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, फरहान ने पहले दिन देर से आने पर समझाया। अगले दिन वह रात 10 बजे आया। मीटिंग लंबी चली गई। धीरे धीरे उनके फोन पर व्यस्तता बढ़ गई। पहले वह जोया को फोन पर बात करते हुए गले लगाता था, अब वह फोन आने पर दूसरे कमरे में चला जाता। वह रात को सोने से पहले जोया के माथे पर चुंबन देना भी भूलने लगा था। फरहान, क्या हुआ है? एक रात जोया ने परेशान होकर पूछा, जब फरहान खाना खाते हुए भी अपने फोन में लगा हुआ था। फरहान ने बिना जोया की ओर देखे जवाब दिया, कुछ नहीं जोया, तुम इतना क्यों सोचती हो? बस काम का बहुत प्रेशर है आजकल। उसकी आवाज में एक हल्की सी चिड़चिड़ाहट थी, जो जोया ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जोया का दिल सहम गया। ये वो फरहान नहीं था जिसके प्यार में वह पागल थी। ये तो कोई दूसरा ही इंसान था जो अचानक उनकी प्यारी सी दुनिया में एक अजनबी बनकर आ गया था। उस रात जोया को नींद नहीं आई। वह बस यही सोचती रही कि क्या सच में ये सिर्फ काम का प्रेशर है, या फिर उनकी जिंदगी की खूबसूरत परिकथा अब टूटने की कगार पर है। उसने खुद को समझाया, नहीं, फरहान ऐसा नहीं कर सकता। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से डर रहा था, एक ऐसा डर जिसने उनकी जिंदगी के 7वें महीने से ही अपनी काली छाया डालनी शुरू कर दी थी। वह नहीं जानती थी कि उसके पति के जीवन में उसके ही दफ्तर में काम करने वाली एक खुशमिजाज सहकर्मी ने धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। और यह सिर्फ काम का प्रेशर नहीं, बल्कि किसी और रिश्ते का प्रेशर था। जोया की जिंदगी में भी एक अजीब सी बेचैनी पनप रही थी। फरहान और जोया की शादी को अब 8 महीने पूरे हो चुके थे। वसंत कुंज का वह आरामदायक फ्लैट, जो पहले उनके प्यार और हंसी से गूंजता था, अब चुप्पी और तनाव की भारी चादर ओढ़ चुका था। फरहान के दफ्तर में नए फ्यूचर विजन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, और इसी के साथ उसकी जिंदगी में आरुषि की एंट्री हुई। आरुषि एक खुशमिजाज, आकर्षक और महत्वाकांक्षी महिला थी,
जिसे फरहान के साथ सह प्रबंधक को मैनेजर के तौर पर जोड़ा गया था। आरुषि का काम के प्रति समर्पण और उसकी बिंदास शैली फरहान को प्रभावित करने लगी थी। पहले तो ये सब सिर्फ काम था। फरहान घर आकर बताता, यार जोया, ये आरुषि बहुत स्मार्ट है, क्लाइंट से डील करने में माहिर है। जोया शुरू में खुश होती थी कि फरहान को एक अच्छा सहयोगी मिला है, मगर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। फरहान अब दफ्तर से देर से आने लगा। पहले जो रात 8 बजे आता था, वह अब 9 या 10 बजे आने लगा, और जब वह आता तो थका हुआ और चिड़चिड़ा होता था। आज फिर इतनी देर? जोया ने एक रात दरवाजा खोलते ही पूछा। फरहान ने टाई ढीली करते हुए जवाब दिया, हाँ यार, आरुषि और मैं आज देर रात तक प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे थे। बॉस को कल चाहिए। उसकी आवाज में एक रूखापन था जो जोया के दिल को चुभ गया। उसकी सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि फरहान ने उनसे बात करना बंद कर दिया था। डिनर टेबल पर सन्नाटा रहता था। जहां पहले वे एक दूसरे को दफ्तर की कहानियां सुनाते थे, अब फरहान अपने फोन में व्यस्त रहता या जोया को इग्नोर करता। एक दिन जोया ने कोशिश की। उसने फरहान के लिए उसका पसंदीदा शाही कोरमा बनाया और लिविंग रूम में मोमबत्तियां जलाकर माहौल बनाया। जब फरहान घर आया तो जोया को उम्मीद थी कि वह खुश होगा। देखो फरहान, मैंने आपके लिए क्या बनाया है। फरहान ने बस एक नजर डाली और कहा, यार जोया, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज सिर में दर्द भी हो रहा है, तुम खा लो, मैं बाद में कुछ हल्का फुल्का ले लूंगा। वह सीधे अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। जोया की आंखें भर आईं। ये वो फरहान नहीं था जो फरहान उसे देखकर हमेशा उछल पड़ता था, वह अब उसे टालने लगा था। सबसे अजीब बात थी उसका मोबाइल फोन। फरहान अब उसे वॉशरूम तक में अपने साथ ले जाता था। रात को वह उसे अपने तकिए के नीचे छिपाकर सोता था। अगर जोया गलती से भी उसका फोन छू लेती तो फरहान हड़बड़ा कर उठ जाता और पूछता, क्या कर रही हो। एक रात लगभग 1 बजे जोया की नींद खुली। फरहान बिस्तर पर नहीं था। वह उठी और देखा कि वह बालकनी में खड़ा है, किसी से धीमी आवाज में बात कर रहा है। जोया ने दरवाजे के पास जाकर सुनने की कोशिश की। हाँ, कल मीटिंग के बाद लंच वहीं करेंगे। नहीं नहीं, मेरी वाइफ को मत बताना, तुम्हें पता है बहुत ड्रामा करती है। प्लीज अभी फोन रखो वरना वो आ जाएगी। जोया का दिल टूटकर चूर चूर हो गया। ड्रामा करती है? क्या वह सच में ड्रामा कर रही थी जब वह उसे खोने के डर से रात रात भर रोती थी? वह धीरे से कमरे में वापस आए और बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर बाद फरहान भी अंदर आया। उसने जोया को सोया हुआ समझा और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन सुबह जोया ने हिम्मत जुटाई। फरहान, क्या आप आजकल मुझे टाल रहे हैं? फरहान ने हैरानी से जोया को देखा। क्या बात कर रही हो? मैं तुम्हें क्यों टालूंगा, बस काम है या कोई और? जोया ने सीधा सवाल किया। फरहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह क्या बकवास है जोया, तुम्हें मुझ पर शक है? मैंने सोचा था कि तुम समझदार हो। काम की वजह से मैं इतना थक जाता हूँ और तुम मुझ पर ये घटिया इल्जाम लगा रही हो। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। फरहान का गुस्सा जोया के लिए नया था। वह हमेशा शांत और प्यार करने वाला रहा था। अब इस गुस्से ने जोया को डरा दिया। उसने तुरंत माफी मांग ली। सॉरी फरहान, मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। मुझे लगा शायद हम दूर हो रहे हैं। कुछ दूर नहीं हो रहे हैं, फरहान ने कपड़े पहनते हुए कहा। बस अपनी छोटी सोच को मेरे काम के बीच मत लाओ। फरहान दरवाजा बंद करके दफ्तर चला गया। जोया अकेली रह गई। उसका दिल सदमे और अपमान से भरा था। उसने खुद से कहा कि शायद उसने गलत सोचा हो, शायद ये सच में काम का तनाव हो। मगर उसी दोपहर जब फरहान अपना लैपटॉप चार्जर लेना भूल गया तो जोया उसे देने के लिए उसके दफ्तर पहुंची। सुरक्षा गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। जब वह फरहान के केबिन के पास पहुंची तो उसने दरवाजे के बाहर से ही उनकी आवाजें सुनी। यार फरहान, तुम अपनी वाइफ को हैंडल क्यों नहीं कर पाते? कल तुम उसे लंच के बारे में बता देते तो क्या होता? यह आवाज आरुषि की थी। फरहान की आवाज दबी हुई थी। शट अप आरुषि, उसने मुझे सुबह सुबह ही शक करना शुरू कर दिया था, इसलिए मैं उसे बताता ही नहीं। जोया वहीं जम गई। उसके हाथ से चार्जर गिर गया। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और बिना कोई आवाज किए वहां से वापस चली आई। अब उसे यकीन हो गया था, ये सिर्फ काम नहीं था, ये धोखा था। उस दिन उसने ठान लिया कि वह अब शांत नहीं बैठेगी। ये सिर्फ उसके पति का अफेयर नहीं था, यह उसके घर पर हमला था। उसने फैसला किया कि वह इस लड़ाई को अकेले लड़ेगी और किसी भी कीमत पर अपने पति को उस दूसरी औरत से छीनकर वापस लाएगी।
फरहान के दफ्तर से वापस लौटने के बाद जोया घंटों तक सदमे में बैठी रही। उसके हाथ में अभी भी वही लैपटॉप चार्जर था जो वह लौटा नहीं पाई थी। अब उसके पास ठोस सबूत था। ये सिर्फ काम का तनाव नहीं बल्कि विश्वासघात था। मगर इस विश्वासघात से लड़ना इतना आसान नहीं था। शाम को जब फरहान घर आया तो वह जोया के शांत चेहरे को देखकर थोड़ा असहज हुआ। जोया ने उस दिन कोई सवाल नहीं पूछा, कोई बहस नहीं की। उसने बस फरहान के कपड़े निकाले और खाना लगाया। अगले दिन सुबह जोया अपने ससुराल वालों से बात करने का फैसला किया। फरहान के माता पिता शमीमा बेगम, सास और अजीज खान ससुर शहर के दूसरे हिस्से में रहते थे, लेकिन अक्सर फोन पर या वीकेंड पर मिलते रहते थे। जोया को लगा कि एक अरेंज मैरिज में ससुराल वाले ही उसका सबसे बड़ा सहारा होंगे। वह सीधे अपनी सास को फोन किया। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। अम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। फरहान कुछ दिनों से। जोया हिचकिचाई। शमीमा बेगम तुरंत रक्षात्मक हो गईं। क्या हो गया फरहान को? क्या तुम फिर से उसे परेशान कर रही हो? देखो जोया, मेरा बेटा बहुत मेहनती है। आजकल प्राइवेट जॉब में कितना तनाव होता है, तुम नहीं समझोगी। जोया ने हिम्मत की और पूरी बात बताई। दफ्तर में देर तक रुकना, फोन छिपाना और सबसे जरूरी आरुषि से जुड़ी बातें। अम्मी, मुझे लगता है उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। जोया ने जैसे तैसे ये शब्द कहे। अगले ही पल फोन पर एक तीखा पलटवार हुआ। क्या बकवास है जोया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर ऐसा गंदा इल्जाम लगाने की? मेरा फरहान ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें लगता है कि तुम अकेली हो जो उसे जानती हो। हमने उसे पाल पोसकर बड़ा किया है। शमीमा बेगम की आवाज में नाराजगी नहीं बल्कि घोर अपमान था। तुम सिर्फ अकारण शक कर रही हो। आजकल की लड़कियों को देखो, घर परिवार पर ध्यान नहीं देती, बस शक करती रहती हैं। तुम उसे खुश क्यों नहीं रखती? शायद इसीलिए वह बाहर वक्त बिताता है। उन्होंने जोया को ही दोषी ठहरा दिया। जोया का दिल डूब गया। उसे अपने ससुराल से समर्थन की उम्मीद थी, लेकिन उसे सिर्फ आरोप मिले। लेकिन अम्मी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जोया ने रोते हुए सफाई देनी चाहिए। बस अब एक शब्द नहीं। अगर तुम ऐसे ही छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर हमारे परिवार की शांति भंग करोगी तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जाओ और अपने पति का ध्यान रखो, न कि उस पर जासूसी करो। शमीमा बेगम ने फोन काट दिया। जोया पूरी तरह टूट चुकी थी। वह रोते रोते अपने ससुर अजीज खान के पास गईं। अजीज साहब एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन बेटे के मामले में वह भी पूरी तरह से पक्षपाती थे। ससुर जी, आप तो मेरी बात सुनिए। क्या आपको नहीं लगता कि फरहान बदल गया है? जोया ने आशा से देखा। अजीज खान ने चश्मा उतारा और गंभीरता से कहा, देखो बेटा, शमीमा सही कह रही है। फरहान हमारा इकलौता बेटा है और हम जानते हैं कि वह क्या कर रहा होगा। आजकल दफ्तरों में माहौल ऐसा ही होता है, देर रात तक काम होता है। तुम बहुत ज्यादा भावुक हो रही हो। उन्होंने एक गहरी सांस ली। और देखो, मर्द बाहर काम करते हैं, उन्हें घर पर सुकून चाहिए। अगर तुम हर वक्त उनसे शिकायत करोगी तो वह तुमसे दूर ही जाएगा। तुम्हें चाहिए कि तुम उसे समझो, उसे सहारा दो, न कि उस पर जासूसी करो। ससुराल वालों का ये रुख जोया के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उन्हें अपने बेटे की गलती देखने के बजाय उन्होंने बहू को ही घर की शांति तोड़ने का जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्हें फरहान की बेवफाई से ज्यादा अपनी पारिवारिक इज्जत की फिक्र थी। जोया को एहसास हुआ कि वह इस लड़ाई में अकेली है। उसे न तो ससुराल वालों का समर्थन मिलेगा और न ही फरहान अब प्यार से वापस आएगा। उस रात जोया ने रोना बंद कर दिया। उसके आंसू सूख चुके थे और उसकी जगह एक सख्त संकल्प ने ले ली थी। उसने बिस्तर पर लेटे फरहान को देखा, जो अपनी दुनिया में खोया हुआ था। ये घर मेरा है, यह शादी मेरी है, और यह पति सिर्फ मेरा है, जोया ने मन ही मन खुद से कहा। मैं किसी दूसरी औरत को यह अधिकार नहीं दूंगी कि वह मेरी जिंदगी और मेरे प्यार को मुझसे छीन ले। मुझे कोई सहारा नहीं चाहिए। मैं खुद लड़ूंगी और फरहान को वापस जीत कर लाऊंगी। जोया ने अगले दिन से ही अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। अब वह भावुक बीवी नहीं, बल्कि एक मजबूत योद्धा बनने वाली थी, जो अपने रिश्ते की नींव को बचाने के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार थी। जोया का रोना बंद हो चुका था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि आग थी। ससुराल से मिला अकेलापन और विश्वासघात ने उसे कमजोर नहीं, बल्कि फौलादी बना दिया था। उसने तय कर लिया था कि भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ना बंद। अब वह ठंडे दिमाग से काम करेगी। सबसे पहले उसे ठोस सबूत चाहिए थे, ऐसे सबूत जिन्हें फरहान या उसके परिवार वाले नकार न सकें। अगले कुछ दिन
जोया ने जासूसी शुरू कर दी। उसने चुपचाप फरहान की जैकेट से उसकी कार की एक डुप्लीकेट चाबी निकाल ली और उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा दिया। फरहान की हर हरकत पर उसकी नजर थी। ट्रैकर ने जल्दी ही अपना काम किया। एक दोपहर फरहान ने दफ्तर से जल्दी छुट्टी ली और अपनी कार सीधे डिफेंस कॉलोनी के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की ओर मोड़ दी। जोया ने तुरंत एक कैब ली और उसका पीछा किया। अपार्टमेंट के बाहर खड़ी होकर जोया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने हिम्मत की और गेट पर गार्ड को फरहान का नाम बताया। अंदर जाकर उसने देखा कि फरहान आरुषि के साथ उस बिल्डिंग से बाहर आ रहा है। आरुषि हंस रही थी और फरहान का हाथ उसके कंधे पर था। वे दोनों इतने खुश और बेफिक्र थे, मानो जोया नाम की कोई चीज उनकी दुनिया में मौजूद ही न हो। जोया ने अपने फोन से चुपके से उनकी कुछ तस्वीरें ले लीं। ये तस्वीरें सिर्फ उनकी नज़दीकी को नहीं दिखा रही थीं, बल्कि विश्वासघात को भी साबित कर रही थीं। जब वे दोनों एक कैब में बैठकर कहीं और जाने लगे, तो जोया को लगा कि अब और सबूत जुटाना बेकार है। अब वक्त आ गया था आरुषि का सामना करने का। अगले दिन जोया ने फरहान के दफ्तर का फोन नंबर निकाला और आरुषि को फोन किया। मैं जोया बोल रही हूँ, फरहान की पत्नी। क्या हम आज मिल सकते हैं? आरुषि की आवाज शुरू में चौंकी हुई थी, लेकिन फिर उसमें आत्मविश्वास आ गया। जरूर जोया, मुझे मालूम था कि तुम कभी न कभी मुझसे मिलोगी। उन्होंने इंडिया गेट के पास एक शांत कॉफी शॉप पर मिलने का फैसला किया। जब जोया वहां पहुंची तो आरुषि पहले से ही बैठी थी। आरुषि बेहद स्टाइलिश और आकर्षक लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मालिकाना हक का भाव था। आरुषि ने तुरंत बात शुरू की। देखो जोया, मैं जानती हूँ कि तुम क्या महसूस कर रही हो, लेकिन मेरी बात सुनो। फरहान अब तुम्हारा नहीं है। जोया ने शांत रहते हुए कहा। मेरा पति? हाँ, वो मेरा ही है। आरुषि हंसी। देखो, तुम दोनों की शादी को कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन मेरा और फरहान का रिश्ता प्यार का है, सिर्फ जिम्मेदारी का नहीं। मैं उसे वो देती हूँ जो तुम नहीं दे पाई, समझ और खुशी। तुम्हारे रिश्ते में उबा चुकी थी। आरुषि की बात सुनकर जोया को गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। उसने अपनी आवाज को स्थिर रखा और कहा, आरुषि, तुमने शायद मेरी और फरहान की पूरी कहानी नहीं सुनी। हम सिर्फ पति पत्नी नहीं, हम दोस्त भी थे। और तुम जिस प्यार की बात कर रही हो, वह झूठ की नींव पर टिका है। अगर उसे तुम में इतना ही प्यार मिलता, तो वह तुमसे मेरे सामने क्यों डरता? वह अपना फोन क्यों छिपाता? आरुषि कुछ देर के लिए शांत हुई। जोया ने और भी सख्ती से कहा, तुम जो कर रही हो वो घर तोड़ना है। मेरा परिवार, मेरा ससुराल, सब मेरा समर्थन नहीं कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने उन्हें मेरा पक्ष लेते हुए नहीं देखा, क्योंकि यह लड़ाई अब मेरे और तुम्हारे बीच है। आरुषि ने पलटकर जवाब दिया, लड़ाई? मैं तो तुम्हें बस रिश्ता छोड़ने की सलाह दे रही हूँ। तुम फरहान के लायक नहीं हो। उसे एक ऐसी महिला चाहिए जो उसके सपनों में उसका साथ दे। तब जोया ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने मेज पर वह तस्वीर रखी जो उसने अपार्टमेंट के बाहर ली थी। यह क्या है? आरुषि घबरा गई। जोया ने तस्वीर को आरुषि की तरफ धकेलते हुए कहा, ये सिर्फ कुछ सबूत है आरुषि। अगर मैं ये सबूत उसके दफ्तर, मीडिया या उसके पूरे परिवार के सामने रख दूं, तो शायद तुम्हें और फरहान को सपनों में साथ रहने का वक्त मिल जाए, क्योंकि तब वह अपने करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा से हाथ धो बैठेगा। आरुषि का चेहरा पीला पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि जोया सिर्फ रोने वाली बीवी नहीं है, बल्कि एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी है। जोया खड़ी हुई और अपनी आवाज में पूरा आत्मविश्वास भरकर बोली, तुमने मेरे पति पर हमला किया है। अब मैं तुम्हें सीधी चुनौती देती हूँ। तुम अपने प्यार से उसे जीतने की कोशिश करो और मैं अपने हक से उसे वापस लाऊंगी। अब फरहान को चुनना होगा कि उसे क्षणिक आकर्षण चाहिए या अपना घर और इज्जत। और हाँ आरुषि, जोया ने मुड़कर कहा, मेरा पति सिर्फ मेरा है। कॉफी शॉप से बाहर निकलते हुए जोया ने पहली बार महसूस किया कि वो सच में लड़ सकती है। आरुषि के चेहरे पर डर देखकर उसे एक अजीब सी शक्ति मिली। अब उसे फरहान को वापस जीतने के लिए अंतिम चरण की शुरुआत करनी थी। आरुषि से मुलाकात के बाद जोया ने अपनी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। उसने समझ लिया था कि भावनात्मक रूप से गिड़गिड़ाने या लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। उसे अब फरहान के दिमाग पर काम करना था। जोया ने अपने व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव लाना शुरू कर दिया। उसने फरहान से झगड़ना, सवाल पूछना या यहाँ तक कि देर से आने पर टोकना भी बंद कर दिया। वह सुबह जल्दी उठकर तैयार होती, अपने काम पर ध्यान देती और घर को पहले से भी ज्यादा करीने से रखती। उसने खुद को फिट रखने पर ध्यान देना शुरू किया
और अपनी हॉबीज जैसे किताबें पढ़ना और गार्डनिंग में वक्त बिताना शुरू कर दिया। अब जब फरहान देर रात घर आता तो वह देखता कि जोया आराम से सो रही है या अपने कमरे में किताब पढ़ रही है। वह न तो दरवाजा खोलकर इंतजार करती थी और न ही उसे देखकर रोती थी। जोया के इस अजीब अलगाव ने फरहान को बेचैन करना शुरू कर दिया। उसकी चुप्पी फरहान के कान में शोर मचाने लगी। एक रात फरहान ने जोया से पूछा, जोया तुम ठीक हो? तुम आजकल बात क्यों नहीं करती? जोया ने शांत नजरों से उसे देखा और जवाब दिया, हाँ फरहान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे महसूस हुआ कि मुझे खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं अब तुम्हारी जिम्मेदारियों को अपनी समस्या नहीं बनाना चाहती। जोया के इस जवाब ने फरहान को अंदर तक हिला दिया। उसे लगा कि जोया अब बदल गई है और यह बदलाव उसे दूर ले जा रहा है। आरुषि के साथ बिताया गया वक्त उसे अब पहले जैसा रोमांचक नहीं लग रहा था। आरुषि आकर्षण थी, लेकिन जोया स्थायित्व थी। अगले सप्ताह जोया ने अंतिम टकराव का फैसला किया। उसने एक दिन फरहान को रात के खाने के बाद बैठने को कहा। लिविंग रूम में जोया ने शांत लहजे में बात शुरू की, लेकिन उसकी आंखों में एक कठोर निश्चय था। फरहान, अब बहुत हो गया। मैं जानती हूँ कि तुम आरुषि के साथ हो। मेरे पास सबूत हैं। जोया ने तस्वीरें मेज पर रख दी। फरहान का चेहरा सफेद पड़ गया। वह तस्वीरें देखकर सकते में आ गया। उसने तुरंत बचाव करना चाहा, जोया प्लीज मेरी बात सुनो। ये बस एक गलती थी, मैं समझाता हूँ। जोया ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम्हें अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा झूठ और अपने परिवार का पक्षपात दोनों झेल चुकी हूँ। मैंने इस घर और इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। जोया ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, मेरे पास अब तुम्हारे लिए दो रास्ते हैं फरहान। सिर्फ दो। पहला रास्ता, तुम यहीं इसी वक्त अपने अफेयर को स्वीकार करो और वादा करो कि तुम आरुषि से सारे रिश्ते तोड़ दोगे। तुम मुझसे और अपने माँ बाप से माफी मांगोगे। हम इस बात को यहीं खत्म करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। दूसरा रास्ता, तुम अगर झूठ बोलना जारी रखते हो या आरुषि को नहीं छोड़ते हो तो मैं कल ही तलाक के कागजात तैयार करवाऊंगी। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ूंगी। ये सारे सबूत मैं तुम्हारे बॉस को दूंगी, सोशल मीडिया पर डालूंगी और तुम्हारे सारे दोस्तों को भेजूंगी। मैं अपनी लड़ाई पूरी इज्जत के साथ लड़ चुकी हूँ। अब तुम्हारी बारी है अपनी बेइज्जती झेलने की। तुम्हारा करियर, तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाएगा। जोया ने एक पल के लिए सांस ली। अब तुम्हें तय करना है, एक पल का आकर्षण चाहिए या तुम्हारी जिंदगी और इज्जत। फरहान पूरी तरह से टूट गया। उसने पहली बार जोया को इस मजबूत और कठोर रूप में देखा था। आरुषि के साथ बिताया गया वक्त जोया के सच्चे प्यार के सामने फीका पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि आरुषि ने उससे सिर्फ फायदा उठाने की कोशिश की थी, जबकि जोया ने प्यार किया था। फरहान जोया के पैरों में गिर गया। जोया प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं तुम्हारी कदर करना भूल गया था। आरुषि, वह बस एक भूल थी। मेरा घर, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार तो तुम हो। फरहान ने उसी वक्त आरुषि को एक मैसेज भेजा और हमेशा के लिए सारे रिश्ते खत्म कर दिए। उसने जोया से गिड़गिड़ाकर माफी मांगी। अगले दिन फरहान जोया को लेकर अपने माता पिता के पास गया। वहां उसने अपने अफेयर को स्वीकार किया और अपने माता पिता के सामने जोया से माफी मांगी। शमीमा बेगम और अजीज खान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि उनका बेटा गलत था और उनकी बहू सही थी। उन्होंने जोया से हाथ जोड़कर माफी मांगी कि उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया और उस पर अकारण शक किया। उन्होंने माना कि जोया ने अकेले ही अपने घर को बचा लिया। जोया ने फरहान को माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त पर कि उनका रिश्ता अब सच्चाई और पारदर्शिता पर आधारित होगा। उन्हें फिर से दोस्ती शुरू करनी होगी। अगले कुछ महीनों में फरहान और जोया ने अपने रिश्ते की नई शुरुआत की। फरहान ने अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश की। उसने दफ्तर के काम को सीमित किया और अपना सारा वक्त जोया के साथ बिताया। एक रात जब वे दोनों बालकनी में बैठे थे, फरहान ने जोया का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, थैंक यू जोया, तुमने मुझे और हमारे घर को बचा लिया। तुमने मुझे दिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। जोया मुस्कुराई। उसने अपनी लड़ाई अकेले लड़ी थी, लेकिन वह जीती थी। उसने अपने पति को दूसरी औरत से छीनकर वापस लाया था। उसने फरहान के कंधे पर सिर रखा और एक गहरी सांस ली। वह अब जानती थी कि उसके रिश्ते में प्यार के साथ साथ अधिकार और आत्मसम्मान भी जरूरी है। उसने मन ही मन दोहराया, हाँ, ये पति मेरा है, मेरा पति सिर्फ मेरा है। स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल लाइफ इमोशंस को सब्सक्राइब कर ले।